स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इलीगल रोहिंग्याज वाला मामला वापस से सामने आ गया है और एक पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आपको इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए। मतलब कोई भी फॉरेन सिटीजन है, अगर वो भारत में आता है, वो इलीगल है कि नहीं, उसको भारत में रेसिडेंस मिलना चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ केंद्र सरकार के अंडर में होता है, ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंडर में होता है। तो जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहां पर आप खबर देख सकते हो, नीड टू प्रायोरिटाइज ओन सिटीजन्स, सेंटर रिजेक्ट्स रोहिंग्या राइट टू स्टे। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये पूरा मामला। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा होली सेल स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि इस हफ्ते 26 मार्च तक अगर आप कोई भी बैच, कोई भी कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, चाहे हमारा GS फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, UPSC का सब कुछ आपको मिलता है, या फिर अगर आप ऑप्शनल के कोई बैच लेना चाहते हो, सब चीज पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट जारी किया है ऑन द स्टेटस ऑफ इलीगल रोहिंग्या मुस्लिम माइग्रेंट्स इन द कंट्री। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें यह बोला गया है कि ये जो माइग्रेंट्स हैं वो इलीगल हैं एंड दे डू नॉट पोसेस अ फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया। मतलब कि जैसे मान लो अगर भारत का कोई नागरिक है, वो कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश में जाकर रहूंगा, अगर कोई भारत का नागरिक है वो कहता है मैं केरला में जाकर रहूंगा, तो वो रह सकता है, वो उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन कोई फॉरेन से कोई इलीगल तरीके से भारत में आया और वो कहे कि मैं यहां रहूंगा, वहां जाऊंगा, मुझे जैसा रहना है रहूंगा, वो उसका मौलिक अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ जो मैं आपको बोल रहा था, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुडिशरी को कहा है डू नॉट टू एनक्रोच अपॉन द लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी डोमेन, क्योंकि यहां पर ये जितनी भी चीजें आती हैं वो इंटरनेशनल जो आपका जियोपॉलिटिक्स होता है उससे रिलेटेड होती हैं, भारत के जो संबंध हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ उससे जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ऐसा क्यों कह रही है। बेसिकली क्या है कि एक जो कहते हैं ना पिटीशन, वो डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों के द्वारा, और उस पिटीशन में यह बोला गया है कि केंद्र सरकार कई सारे जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको डिटेंशन कैंप में रखी हुई है, उनको डिटेंशन कैंप में नहीं रखना चाहिए, यह गलत है, ऐसा पिटीशन डाला गया है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था केंद्र सरकार से कि आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर, और इसीलिए केंद्र सरकार ये सारी चीजें कह रही है। लेकिन यहां पर सबसे पहला तो एक और चीज आपको समझना है कि रोहिंग्याज हैं कौन। हो सकता है आप में से कई लोगों को नहीं पता हो। देखो, मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर लोग क्या है ना कि रोहिंग्याज को एज अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के तौर पर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर बेसिकली एथनिक ग्रुप जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेंगे, और एथनिक ग्रुप में जो मेजॉरिटी है इनकी वो आपकी मुस्लिम्स की है। आ रहा है समझ में? इनका एक अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है, और आपको पता ही है कि म्यांमार में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो आपका बुद्धिस्ट की है। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो करीब 1 मिलियन के आसपास म्यांमार के अंदर ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि ये स्टेटलेस हैं। स्टेटलेस इसलिए हैं क्योंकि म्यांमार के अंदर जो 135 ऑफिशियल एथनिक ग्रुप्स हैं उनको इसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उनको वहां पर सिटीजनशिप नहीं दिया गया है, और यही कारण है जिसकी वजह से ना तो वो म्यांमार के नागरिक हैं, ना तो बांग्लादेश के हैं, ना भारत के, वो किसी के नहीं हैं, और इसीलिए उनको अक्सर प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन अगर आप देखोगे इनकी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है रखीन स्टेट में। ये रखाइन स्टेट आप देख सकते हो, यहां पर ये म्यांमार का जो पूरा वेस्टर्न वाला साइड है, जिसका एक थोड़ा सा पार्ट आप देख पाओगे बांग्लादेश के साथ जुड़ता है, ये बांग्लादेश वाला आपको पार्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोग यहां से भागने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो यहां पर म्यांमार ने बोला हुआ है कि आप बिना हमारे परमिशन के कहीं नहीं जा सकते, लेकिन क्या हुआ है कि समय समय पर ये अलग अलग दिशाओं में जाते रहते हैं। जैसे बांग्लादेश में एंटर करते हैं इस साइड से, लैंड बॉर्डर से, फिर उसके साथ साथ भारत में भी एंटर कर जाते हैं, फिर इसके अलावा यहां पर बोट वगैरह के माध्यम से जाते रहते हैं। इंडोनेशिया नीचे की तरफ जाते हैं। इंडोनेशिया में आपको इनफैक्ट खबर भी दिखाता हूं, 2 दिन पहले की खबर है, यहां पर रोहिंग्या बोट कैप्साइजेज ऑफ कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, कम से कम 50 लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब बोट के माध्यम से वो इंडोनेशिया की तरफ जाना चाह रहे थे। इंडोनेशिया भी आपको पता है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है। तो रोहिंग्या आपको ध्यान रखना है कि ये एथनिक ग्रुप है जिसमें मेजॉरिटी जो है वो आपकी मुस्लिम्स की हैं, और भी रिलीजन के हो सकते हैं। खैर, यहां पर अगर हम बात करें
कि भारत सरकार इन सारी चीजों को लेकर क्या करिए। देखो मैं आपको बताता हूं, भारत सरकार का कहना है कि देखिए कोई भी इंसान हो पूरे दुनिया के अंदर कहीं से भी, अगर वो भारत में भी आता है तो उसके पास अधिकार है, लेकिन ओनली अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जीने का अधिकार है। लेकिन अगर आप ये कहो कि यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो राइट है अंडर आर्टिकल 19, और आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 2005 का, उसको यहां पर गिनाया और कहा कि कैसे जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो इमिग्रेशन होता है, अगर उसको चेक ना किया जाए तो वो भारत के लिए खतरा बन सकता है। यहां पर इसीलिए यहां पर जो केंद्र सरकार है वो इसीलिए कह रही है कि जो रोहिंग्याज इलीगल माइग्रेंट हैं भारत के अंदर, वो भारत में रह तो रहे हैं, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो जब भारत में रहते हैं तो भारत के अलग अलग जो फेक कार्ड्स वगैरह हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आधार हो गया, ये लोग बना लेते हैं और फिर अपने आप को खुद को इंडियन सिटीजन समझने लगते हैं। फिर इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, और भी कई एक्टिविटीज़ हैं वो देश भर में करते रहते हैं, जो कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज यूएनएचसीआर रेफ्यूजी कार्ड्स। कई बार क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की जो रेफ्यूजी आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो रेफ्यूजीज को ध्यान रखती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इनको रेफ्यूजी कार्ड दे देते हैं ताकि किसी भी देश में जाए तो इनको परेशान ना किया जाए, इनको रेफ्यूजी माना जाए। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि देखिए जो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है, हमने उसको साइन नहीं किया है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते। तो यहाँ पर कई सारे जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो रेफ्यूजी कार्ड लेकर घूम रहे हैं, तो वो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा भारत सरकार का ये भी कहना है कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट भारत में एंटर करता है तो हम उसको फॉरेनर्स एक्ट के तौर पर जितने भी प्रोविजंस होते हैं उसके साथ डील करते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत में एक एक्ट है फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, ठीक है। तो यहां पर कोई भी अगर माइग्रेंट आता है भारत में तो उसको देखा जाता है कि क्या वो लीगल है कि इलीगल है। इलीगल होता है तो उसको उस तरह से डील किया जाता है। तो सरकार का कहना है कि दीज आर इलीगल माइग्रेंट्स। खैर, यहां पर सरकार एक और चीज कह रही है कि इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, आपको पता है बांग्लादेश से सटे हुए जो बॉर्डर्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम राज्य हो गया, वहां की जो डेमोग्राफी प्रोफाइल है वो भी बदल रही है। तो हम चाहते हैं कि उन सारी चीजों को सेव किया जाए, स्पेशली बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया ये लोग बांग्लादेश में एंटर करते हैं, फिर वहां से भारत में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इनको यहां पर हम सेम जो लेवल का हम देते हैं अपने नागरिकों को, वही फैसिलिटीज इनको नहीं दिया जा सकता। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बोल रहा था कि इनका साफ कहना था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था। तो यहां पर केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो पिटीशन है ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो पिटीशन में यह कहा जाता है कि भारत सरकार ने तिब्बत से आए हुए रेफ्यूजीज को, श्रीलंका से आए हुए रेफ्यूजीज को यहां पर शरण दी है, तो उसी प्रकार से हमें रोहिंग्यास को भी ट्रीट करना चाहिए। तो केंद्र सरकार यह कह रही है कि किस पर्सन को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए ये एक पॉलिसी डिसीजन होता है। ये आपका लेजिस्लेशन के अंदर आता है, कानून बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन होता है। यहां पर जुडिशरी अपना ऑर्डर पास करके कुछ नहीं कर सकती, और ये एक तरह से केंद्र सरकार ने एकदम साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो मैं आपको बताता हूं। रोहिंग्यास वाला मामला अब सामने आया है जब ऑलरेडी भारत के अंदर सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। आपको पता ही है, इसके तहत जो नॉन मुस्लिम्स हैं 3 देशों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से जो नॉन मुस्लिम्स आए हुए हैं 2014 तक भारत में, उनको ये पूरा जो नागरिकता है वो भारत सरकार दे रही है। और इसी को लेकर कई लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि ये गलत है, क्योंकि ये रिलीजन के आधार पर है। तो जैसे कि आपको याद होगा, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनका ये कहना था कि देखिए ये जो लोग हैं जो इन 3 देशों से आए हैं, ये भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। और इसी को पलटवार करते हुए जो अमित शाह जी हैं, उनका कहना है कि देखिए जब रोहिंग्यास भारत में आते हैं तब तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी इस तरह की बातें नहीं करते कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन जब हम इन 3 देशों से जो नॉन मुस्लिम्स हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनको जब नागरिकता देने की बात करते हैं तो ये पूरा मामला ले आते हैं। खैर, आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है रोहिंग्यास
को लेकर, वो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।